आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स पर। हमने बीच में नाम इसका अपने चैनल का साइंस क्लासेस रखा था, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत आ गई, नाम सर्च नहीं हो रहा था, तो हमने इसका नाम वापस से लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स रखना पड़ा। तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था चैप्टर 9, जिसमें चैप्टर 9 डिस्कस किया था, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमें पता है कि न्यूटन एक ग्रेट साइंटिस्ट था जिसने मोशन के लिए जिसने 3 लॉज दिए थे, और जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोले जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन था। इसके अकॉर्डिंग इसमें न्यूटन ने कहा था कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें हमने देखा कि कोई बॉडी है, अगर वो रेस्ट पे है तो वो कंटिन्यू रहेगी रेस्ट पर ही, और अगर वो मोशन में है तो वो कंटिन्यू रहेगी मोशन में ही, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती तब तक वो बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी। और ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद चाहे तो वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगी या मोशन से वो रेस्ट में आ जाएगी, या उसका जो वेलोसिटी या स्पीड है वो उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें हमने देखा, यही स्टेटमेंट हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। ये स्टेटमेंट हमारी इनर्शिया की भी आ रही थी, इनर्शिया की यही स्टेटमेंट थी, जिसका जो हिंदी में बोलते हैं हम जड़त्व। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन की जो स्टेटमेंट है कि बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, यही हमारी इनर्शिया की थी स्टेटमेंट। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो अब जो इनर्शिया है वो डिपेंड कर रहा था मास पर, तो जिसका जितना हैवी मास था उतना ही उसमें इनर्शिया ज्यादा आ रहा था। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का है उसके अकॉर्डिंग फिर वही बात आ गई कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो यहां से एक फोर्स का कॉन्सेप्ट भी निकल के आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि फोर्स इज समथिंग विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो रेस्ट में और मोशन दोनों में चेंज लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं, और इसकी स्टेटमेंट हमने देखी। तो आइए अब हम देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पहले हमने पिछली वीडियो में देखा था मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। इससे हमने पिछली वीडियो में देखा था मोमेंटम, ये हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, इसको हमने पढ़ा था। मोमेंटम की जो हमारी जो आ रही थी रिलेशन था वो मास इनटू वेलोसिटी था, जैसे m है मास जो हमारा फॉर्मूला था, और v था हमारा वेलोसिटी। तो मोमेंटम ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसमें जो हम देखते हैं, हमने उसमें देखा था कि जो चेंज हो रहा था मोमेंटम में वही हमारा सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है। तो हम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन को बोल सकते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। जो सेकंड लॉ है हमारा वो लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम इसमें स्टेटमेंट होगी हमारी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी
is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई बॉडी सपोज इस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी, सपोज जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फोर्स जो होगी वो होगी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अब हमारा जो चेंज इन मोमेंटम है तो इनिशियल मोमेंटम होगी हमारी mu और फाइनल मोमेंटम होगी हमारी mv। तो जो चेंज इन मोमेंटम आएगा हमारा mv माइनस mu अपॉन t। तो ये हमारा v माइनस u अपॉन t, और जो ये हमारा आता है यहाँ से ये v माइनस u अपॉन t आता है हमारा एक्सेलरेशन के बराबर, ये t है t। तो यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्मूला बन जाता है फोर्स बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमारा फोर्स का फॉर्मूला निकल के आता है। और ये स्टेटमेंट जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको हमने लॉ ऑफ मोमेंटम भी देखा, और हमने देखा मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। और जो सेकंड लॉ की जो स्टेटमेंट थी हमारी वो थी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। इसमें आया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही फोर्स अप्लाइड है। तो यहाँ पर हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स फोर्स। और ये हमने देखा चेंज इन मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और जो कि हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी v माइनस u अपॉन टी जो कि a के इक्वल है। तो ये रिलेशन रखने से हमारा F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन आता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जब मास कांस्टेंट होता है तो जो फोर्स अप्लाइड होती है वो डायरेक्टली, या हम कह सकते हैं कि जो मास होता है, तो अगर मास फिक्स है किसी बॉडी का, हम किसी बॉडी पर अगर उसके एक्सेलरेशन में जो चेंज आता है तो वो चेंज डायरेक्टली होता है फोर्स अप्लाइड पर। तो ये आ गया चेंज इन एक्सेलरेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड। तो ये आ गया हमारा F बराबर ma। यहाँ से एक बात और आती है, जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा F अपॉन m होगा। तो अगर फोर्स को हम कांस्टेंट करते हैं यहाँ पर, तो जो एक्सेलरेशन आ गया वो इनवर्सली हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इट मीन्स अगर फोर्स कांस्टेंट है तो जो हैवी मास की बॉडी होगी उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और जो लाइटर मास की बॉडी होगी उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखा हमने जो एक्सेलरेशन है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा बॉडी में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स अप्लाइड। तो यहाँ पर हमारी ये तो हमने ये यहाँ से स्टेटमेंट भी निकाल ली, और हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था वो हमने डिस्कस किया। इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है बॉडी में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। तो जैसे ही हम इसे मास डबल करते हैं तो जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा हाफ हो जाएगा, और अगर मास को हम हाफ करते हैं तो एक्सेलरेशन हमारा डबल हो जाएगा। अब हम इसकी देखते हैं इनकी SI यूनिट। जो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास की होती है किलोग्राम जो SI यूनिट है। तो यहाँ पर फोर्स की जो SI यूनिट बनेगी वो बनेगी हमारी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके लिए एक फोर्स के लिए एक और यूनिट है जो कि SI यूनिट जो कि है न्यूटन, N, जिसको हम N से डिनोट करते हैं। तो जो फोर्स की जो SI यूनिट बनती है वो बनती है 1 न्यूटन या न्यूटन। ये आई हमारी फोर्स की SI यूनिट न्यूटन। तो जब हम न्यूटन को डिफाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर है 1 kg की बॉडी जो होगी, और उसमें जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये आ गई हमारी रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम देखते हैं, अब आइए इसके हम कुछ इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कोई जो क्रिकेटर होता है, इसमें हमने देखा
कि जो फोर्स अप्लाइड है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल है। अब हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब भी आपने देखा होगा जो भी क्रिकेट प्लेयर होता है, क्रिकेट प्लेयर जो बॉल को कैच करता है, बॉल कैचर या कैचेस बॉल, जो बॉल कैच करेगा, तो आपने देखा होगा कि वो अपने हैंड्स को पीछे लेता है जब बॉल आती है, जब वो हाथ से पकड़ता है। तो सपोज ये उसके ये हाथ हैं इधर ऐसे सपोज, तो ये इनको बैकवर्ड खींचता है और वो उसका खींचने का कारण क्या होता है कि जो बॉल होती है, बॉल का जो मास है और वो हाई, जो ये बॉल होती है हाई वेलोसिटी पर होती है, और जिसके कारण बेशक मास बॉल का कम है तो जो मोमेंटम आती है एमवी वो इसकी हाई हो जाती है, और उस हाई मोमेंटम को डिक्रीज करने के लिए, डिक्रीज या उसको जीरो तक लाने के लिए वो अपने हैंड्स को पीछे खींचता है, और ये पीछे खींचने का इसमें टाइम कंज्यूम होता है, और उस टाइम में वो हाई मोमेंटम से जीरो मोमेंटम तक उस बॉल के इफेक्ट को करता है। तो यहाँ पर इसीलिए वो बॉल को कैच करने के बाद पीछे आ जाता है। अगर सपोज ये जो क्रिकेटर होता है, जो बॉल कैच कर रहा है, अगर ये इंस्टेंट उसको ऐसे हाथ लगाएगा तो जो बॉल के जो मास इंटू वेलोसिटी से जो मोमेंटम है वो डायरेक्ट हिट करने के कारण यहाँ पर इंजरी देगी, और उसी इंजरी को कम करने के लिए ये हाथ को पीछे करता है। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो हाई जंपर होते हैं या जो लॉन्ग जंपर होते हैं, जो हाई जंपर होते हैं, वे क्या करते हैं, जब वे जहाँ से वे जंप लेते हैं और जहाँ पर वे जंप लेते हैं, तो यहाँ पर इवन चाहे गद्दा होता है या फिर सैंड का ढेर होता है, यहाँ पर सैंड का ढेर होता है, और उस ढेर पर जब ये जंपर गिरता है तो वो एक डेप्थ तक सैंड को हटाता है, और ये डेप्थ तक सैंड को हटाने का जो मेन पर्पज होता है वो मोमेंटम को जीरो करने के लिए होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो इफेक्ट है, या जो हम कहेंगे कि जो फोर्स अप्लाई होगी, ये जो इस जंपर का जो मास और जो हाई वेलोसिटी से जो ये जंप करता है, तो ये अपनी मोमेंटम को कम करने के लिए यहाँ पर सैंड के हिप का या सैंड के ढेर का यूज करता है या गद्दा यूज करता है, क्योंकि उसको जब वो प्रेसिंग में होता है तो उस प्रेसिंग में वो जो टाइम टेकन होता है वो उसमें मोमेंटम को डिक्रीज करके जीरो तक लाता है। इसी तरह से हम थर्ड केस देखते हैं, कार में सीट बेल्ट। जो सीट बेल्ट होती है इन कार्स, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो जो सीट बेल्ट होती है वो बॉडी को एकदम से इनर्शिया के कारण या एक्सीडेंट के कारण बॉडी को स्ट्राइक करने से एकदम से रोकती है, और वो उसको इंस्टेंट हिटिंग से बचाकर उसको स्लो मोशन प्रोवाइड करती है बॉडी को, जिससे कि मोमेंटम चेंज होने में, या हम कह सकते हैं हाई मोमेंटम से जीरो मोमेंटम होने में टाइम लगेगा, और यहाँ पर जो भी पैसेंजर होगा वो एक्सीडेंट के दौरान सेफ रहता है। तो ये हमने देखे कुछ यूजेज, जिसमें कि सेकंड लॉ के यूजेज है, या हम कह सकते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम है और जो चेंज इन मोमेंटम के कारण जो फोर्स अप्लाइड होती है उसके यूज क्या थे, उसकी क्या स्टेटमेंट्स थी, और इनकी एप्लीकेशंस हमने यहाँ पे देखी। आइए अब हम बात करते हैं अपना न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन काफी इजी है और काफी फेमस भी है। इसमें देखते हैं कि इसमें एक सिंपल स्टेटमेंट है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहां पर हम देखते हैं कि कोई भी एक्शन होगा वो उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, माइनस साइन फॉर नेगेटिव डायरेक्शन। फिजिक्स में हम नेगेटिव डायरेक्शन के लिए
हम अपोजिट एक्शन के लिए नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी एक्शन होगा उसके लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। जैसे कि हम देखते हैं, सपोज कोई वॉल है और वॉल पर अगर कोई आदमी स्केट्स शूज, यहाँ पे उसने स्केट शूज पहन रखे हैं, और जब वो इस पर जिस फोर्स से वो इस पर अप्लाई करेगा, प्रेस वॉल पे प्रेशर डालेगा या फोर्स अप्लाई करेगा, उसी फोर्स से ये स्केट्स पहने वाला जो आदमी होगा, ये उसी स्पीड से पीछे जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जितनी फोर्स उसने वॉल पर अप्लाई की, उसी फोर्स से इसका बैकवर्ड मोशन होगा, या हम कह सकते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। जैसा कि हमने देखा है नॉर्मली कि जो गांव में जो एनिमल्स को, जो पेट एनिमल्स हैं, गाय भैंस, उनको जो खींचते हैं, तो उसी के इक्वल एंड अपोजिट गाय भैंस भी उस पर अपोजिट फोर्स लगाती है ताकि वे आगे मूव ना कर सके। या हम देखते हैं अगर हम किसी स्प्रिंग को प्रेस करते हैं तो वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा के वो वापस अपने आप को सेंट बैक करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बॉडी पर जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं तो बॉडी भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन से या इक्वल एंड अपोजिट नेचर से फोर्स अप्लाई करती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body। जैसे अगर सपोज ये कोई बॉक्स रखा है, अगर बॉक्स अपने वेट के कारण mg जो फोर्स अप्लाई करेगा वो mg के इक्वल करेगा, तो ये सरफेस भी इस बॉक्स के अपोजिट रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी, रिएक्शन जो कि इसके वेट के अगेंस्ट होगा। तो जो फोर्स ऑफ बॉक्स के अकॉर्डिंग माइनस ये नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, जो कि जो वेट है वो डाउनवर्ड होगा और जो नॉर्मल होगा वो अपवर्ड होगा फ्रॉम सरफेस टू बॉक्स। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें, हम एग्जांपल देखते हैं जो हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ है, इसमें हमने देखा कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे इसमें है हमारा सिंपल जो काफी पूछा जाता है, हाउ टू वॉक या हाउ डू वी वॉक। जैसा कि हमें पता है जब भी हम चलते हैं तो जो हमारे जो पैर होते हैं, जैसे हमारा जो फुटवर्क होता है, जब हम चलते हैं तो ये हमारे शूज जो आगे, तो ये जब हम आगे मूव करते हैं तो पीछे हम सैंड को, अगर हम रेत में चल रहे हैं या मिट्टी में चल रहे हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सैंड को हम पीछे फेंकते हैं। तो ये शो करता है कि हम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। अगर यही वॉकिंग हम किसी आइस में करते हैं तो वहां पे देखते हैं हम काफी स्लोली पैर रखते हैं, क्योंकि वहां पर जो फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन होता है हमारे पैर, हमारे फुट और जो आइस के बीच में, वो फ्रिक्शन कम होने के कारण वहां पर स्लिपरी नेचर बनती है और हमें फॉरवर्ड पुश नहीं मिल पाता, जो कि बैकवर्ड फोर्स जो पैर लगाते हैं अगेंस्ट मोशन, जिस डायरेक्शन हमने मोशन करना उसके अपोजिट हम मिट्टी को धकेलते हैं या जो फ्लोर होता है उस पर फोर्स लगाते हैं। इसी तरह से हमने देखा होगा एक कोई कि वाई द गन रिकॉइल। जब भी आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जब भी आप किसी भी गन से बुलेट फायर करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो गन होती है वो बुलेट फायर करने के बाद, ये बुलेट फायर की तो उसके बाद ये गन अपने आप को रिकॉइल करती है या बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है। वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए वो क्यों जाती है, क्योंकि जब जो बुलेट को उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश किया है तो उसके इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज करने के लिए या इस एक्शन के अगेंस्ट जो रिएक्शन प्रोड्यूस होगा उसको वो मिनिमाइज करने के लिए या उसके कारण वो रिकॉइल होती है। तो गन का बैकवर्ड मोशन में मूव करना रिकॉइलिंग ऑफ गन बोला जाता है। अब
तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं, जैसा कि रॉकेट्स में हम देखते हैं, जो रॉकेट्स जो ऊपर जो चलते हैं, तो हमने देखा होगा कि वो पीछे काफी धुआं फेंकते हैं, और ये डायरेक्शन होती है रॉकेट के मोशन की, और ये डायरेक्शन होती है जो उसमें जो धुआं वो पीछे जो छोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गैसेस जो वो पीछे छोड़ते हैं, इस गैसेस के पुश के कारण वो आगे मूव करता है। तो यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है वो गैसेस के रिएक्शन के कारण होता है। इसके लिए सिंपल हम देखते हैं कि सपोज हम किसी बैलून में अगर हम हवा भरते हैं और इसको हम एकदम से छोड़ देते हैं, इसके माउथ को ओपन करते हैं, तो हम देखते हैं कि गैसेस पीछे आती है और बैलून आगे की तरफ भागता है, जो कि सेम फिनोमेना रॉकेट्स में हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा न्यूटन्स के तीनों लॉज को हमने देखा, जिससे हमने फर्स्ट लॉ था हमारा कि बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो पाती। ये हमारा फर्स्ट लॉ था, जिसको हमने लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी दिया। और सेकंड जो लॉ था हमारा वो था, उसमें हमने देखा चेंज इन मोमेंटम, जो कि लॉ ऑफ मोमेंटम का हमने नाम दिया। और थर्ड लॉ हमारा था एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये हमने तीनों लॉज देखे इस वीडियो में, और हमने इनके एग्जाम्पल डिस्कस किए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कॉन्सेप्ट आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब कराएं। थैंक्स।